औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जैसा कि आप जान रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो है रूनुमा हो रही हैं और अभी धान की फसल के बाद हमारा फिर से जो है वो गंदम का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अपने काश्तकारों को इसके बारे में थोड़ा-सी मालूमात देना चाहेंगे कि वो किस तरह से आने वाले वक़्त में जो है वो अपनी गंदम की फसल के लिए जो है इक़दामात कर सकें ताकि वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर जावेद साहब जो कि डायरेक्टर हैं बीट रिसर्च डिपार्टमेंट के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, वो हैं। उनसे हम बात करते हैं ऐसी कौन-सी वैराइटीज़ हैं जो काश्तकार जिनका इंतखाब करें ताकि उनकी पैदावार अच्छी आ सके। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखें, जैसे माहौलियाती ये तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना वो हो रहा है हाई टेम्परेचर की सूरत में वीट को जो फेस करना पड़ रहा है और एराटिक रेन्स जो हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि गंदम को फार्मर टाइमली सो करें, गंदम की काश्त टाइम पे करें, क्योंकि जैसा कि मार्च में टेम्परेचर पिछले साल बढ़ा है तो हमने देखा हमें काफ़ी नुकसान फार्मर को हुआ है, जिससे वो दाना कमज़ोर रह गया, कम बना और पैदावार में एक ड्रास्टिक रिडक्शन आई। तो इसके लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि साउथ पंजाब में 25 अक्टूबर से और बाकी नॉर्मल जो है सेंट्रल पंजाब में 1 नवंबर से बिजाई स्टार्ट कर दें और पूरी कोशिश करें कि 10 नवंबर तक बिजाई ख़त्म हो जाए। उससे ये होगा कि जो 10 नवंबर से पहले गंदम काश्त की गई है उसको जो टर्मिनल हीट स्ट्रेस है जो मार्च में अप्रैल में हीट आती है उसका मिनिमम लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। उससे पहले पहले दाना बन चुका होता है गंदम का और इस तरह से पैदावार बेहतर आ जाती है। दूसरा अहम चीज़ जो है वो एक किस्म का इंतखाब है, क्योंकि जो पुरानी वैराइटीज़ हैं उन पे रस का हमला भी ज़्यादा होता है, उनमें हीट और ड्राउट जो है गर्मी और सूखा बर्दाश्त करने की ताकत कम होती है। तो इसके लिए इस वक्त जो हमारी लास्ट ईयर भी हमने देखा है अकबर 19 और अरूज 22, ये दोनों वैराइटीज़ जो हैं, इसके साथ साथ जौहर, ये बहुत ही रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है, हीट को इन्होंने अच्छा टॉलरेट किया। तो ये अक़साम है। इसके अलावा अब नई अक़साम आई हैं, सुबहानी, दिलकश और उजाला 16, ये भी लेट के लिए अच्छी है। नाज 17, इसमें भी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत है। तो इन वैराइटियों का इंतखाब करें और इनका सर्टिफ़ाइड बीज लें, जिसके ऊपर आप FSC-RD का टैग देख के बीज लें। और इन 3 चीज़ों को ही अगर हम कर लेंगे इस्तेमाल, इनका ख़्याल रख लेंगे तो बेहतर पैदावार आएगी। इसके साथ साथ चौथा अहम फैक्टर जो बिजाई के वक्त होता है वो है खादों का इस्तेमाल। हमारे यहाँ आम तौर पे ट्रेंड है कि हम यूरिया यानी नाइट्रोजनी खादें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस पे बहुत कम तवज्जो है और पोटाश तो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर हम इनका बैलेंस्ड यूज़ करते हैं तो उससे गंदम में मुदाफ़अत भी ज़्यादा आती है, पौधे का कद सही रहता है, सिट्टों की तादाद बढ़ती है और सिट्टों में दाने की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। सर पछेती काश्त के जो है उसके हवाले से अगर आप बताएँ कि क्योंकि अक्सर होता है कि कीड़े-मकोड़ों का अटैक या बीमारियाँ जो है वो पछेती काश्त जो है उसपे इफ़ेक्ट करती हैं टेम्परेचर के अलावा, तो इसके बारे में भी काश्तकारों को थोड़ा-सा रहनुमाई कर दें। जी, बहुत अच्छी बात आपने की है। मेरा ख़्याल आपने पिक कर लिया है कि मैंने एक चीज़ ओमिट कर दी। जो लेट काश्त है उसको ना सिर्फ़ हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, साथ-साथ जो मेन बीमारी गंदम की है वो कुंगी है। तो कुंगी का हमला होने की सूरत में भी, क्योंकि ये हमला आम तौर पे जनवरी के बाद और फरवरी में होता है, तो जो टाइमली काश्त की हुई गंदम है वो पौधा बेहतर बना चुकी होती है, उसमें उस वक़्त क़ुव्वत मुदाफ़अत आ चुकी होती है, उसपे रस का हमला बहुत कम होता है। तो जो लेट सोन क्रॉप है उस पे रस के हमले की सूरत में बिल्कुल ही दाना ज़ीरे जैसा रह जाता है और पैदावार वो 10-12 मन तक भी पहुँच जा सकती है जब रस का ज़्यादा अटैक हो। तो ये भी एक एडिटिव एडवांटेज है टाइमली प्लांटिंग का।
जी सर, बहुत शुक्रिया। सर इसके अलावा अगर मैं देखूँ काश्तकारों का जो अहम मसला जो है काश्त के अलावा वैराइटीज़ के अलावा जड़ी-बूटियों के अलावा सर वो एक ये है कि खादों का इस्तेमाल जो है क्योंकि अब आपको पता है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो खादों का जो इस्तेमाल है उसके लिए भी काश्तकार जो काफ़ी परेशान ज़मीन की तैयारी ऐसे कर सकें कि उनको खादों का जो इस्तेमाल है उतना ही कम हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ये है कि अभी तक हम खादें जो हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, बिजाई से पहले छट्टा दे देते हैं। इसको हमें डिस्करेज करना है, इसकी बैंड प्लेसमेंट करें। रबी ड्रिल से काश्त करें, जो फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल्स हैं, जिनमें सीड और फर्टिलाइज़र एक साथ अप्लाई किया जा सकता है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो बीज के यानी अल्टीमेटली पौधे के करीब तरीन प्लेस की जाती है और वो डायरेक्टली अवेलेबल होती है क्रॉप को, और वो वेस्ट कम होती है, वोलेटिलाइज कम होती है, प्लांट को ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है और उसके साथ साथ वीड्स वगैरह फिर कम होती हैं। और दूसरा इसके साथ हमें स्प्लिट जो फर्टिलाइज़र स्प्लिटिंग को प्रमोट करना है, ताकि वो ख़ास तौर पे जो यूरिया हम सारी बिजाई के वक़्त लोग कहीं डाल देते हैं या फर्स्ट इरिगेशन के साथ, तो उसको जितने ज़्यादा मल्टीपल स्प्लिटिंग करेंगे वो ज़्यादा अवेलेबल होगी और लीच कम होगी। ख़ास तौर पे जो रेतले इलाके हैं उनमें लीचिंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो वहाँ तो फर्टिलाइज़र को 3-4 डोज़ तकरीबन हर पानी के साथ आप थोड़ी-थोड़ी डालें। लेकिन जो बात है कि फर्टिलाइज़र जो यूरिया है, नाइट्रोजनी खादें हैं, ये जब फार्मर अप्लाई करता है तो आपको पता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़्यादा होती है। तो वो पौधा फ़ौरन असर दिखाता है, पौधे का कलर बदल जाता है, फार्मर की सैटिस्फैक्शन हो जाती है। जबकि जो फास्फोरस और पोटाश है, वो उतना क्विक रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता। तो और निस्बतन वो महँगी भी हैं। तो फार्मर वो सस्ती चॉइस पे जाता है जिसपे पैसे कम लगे, वो कहता है जी शायद इसका असर ज़्यादा है। हालाँकि हर फर्टिलाइज़र का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसके साथ-साथ अब तो माइक्रो एलिमेंट जैसे ज़िंक और बोरान वगैरह हैं, इनकी भी डेफ़िशिएंसी है। तो इनका असर कम लगता है, लेकिन बज़ाहिर वो क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ पे नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली उनसे जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं, लॉजिंग का प्रॉब्लम कम होता है, वाटर अब्ज़ॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, दाना बेहतर डेवलप होता है, ज़्यादा दाने बनते हैं और उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगेन वही एम्फसिस दूँगा कि बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र और उसका यूज़ का जो तरीका है, जो बनता है, बैंड प्लेसमेंट करें। तो उसके साथ-साथ हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स की आपने बात की है, तो अब हमारे पास जो है इतनी ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग शुरू हो गई है, हम 2 को भी छोड़ के अब 3-3 क्रॉप्स एक साल में ले रहे हैं, तो वो ग्रीन मैन्योरिंग का बहुत कम रह गई है, जबकि वो ज़रूर होनी चाहिए। उसके साथ-साथ गोबर की खाद जो है या पोल्ट्री वेस्ट है, इसका इस्तेमाल करें ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर भी हमारी सॉइल्स में डिप्लीट हो रहा है, वो लेवल भी बेहतर हो सके। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन जैसा कि सर ने बताया या हम खुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमारे काश्तकार जो हैं जितना नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस पे फिर भी देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफ़िशिएंसी भी जैसे हमारे आ रही है ज़िंक, मैंगनीज़ वग़ैरह की, तो उसके लिए भी जो है काश्तकार जो हैं उनको भी यकीनी बनाएँ कि उसका भी हर जो भी न्यूट्रिएंट ज़मीन में जा रहा है, क्रॉप को मिल रहा है, उसका अपना फ़ायदा है, वो अपने तरीके से जो है वो फसल की बढ़ोतरी में मदद करता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त जो है वो हमें दिया। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह जैसे ही गंदम का वक़्त स्टार्ट होगा हम सर के साथ मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन ये की मैसेज जो अभी पहले देने का मकसद ये था कि आने वाले वक़्त में हमारे काश्तकार जो हैं ये इन चीज़ों को ज़हन में रखें ताकि वो इन पे अमल करें, वक़्त पे काश्त करें और ताकि अपनी गंदम की बेहतर पैदावार ले सकें। जितना हमें पिछले साल लॉस हुआ है वो उस लॉस से बचा जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात और बर वक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।